हाय दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस की नई सीरीज, जिसमें हम लोग इन डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे पिक करना है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इसमें बेसिकली होने क्या वाला है, इसका एक छोटा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे रीड करनी है। हमें सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ मेन चीज़ें जो हमारी काम की है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस है जिसमें हर एक चीज़ इन डिटेल बताई जाती है, तो उसमें हम लोग बोर हो जाते हैं। तो इसमें ये सब नहीं होगा, सिर्फ हमारे काम की चीज़ें लेने, क्योंकि बैलेंस शीट में है ना, ऐसा समझ लो 15 से 20 पैरामीटर है। तो 15 से 20 पैरामीटर हम लोग देखेंगे ज़रूर, उसका मीनिंग भी ज़रूर समझेंगे, बट उसमें हमें क्या देखना है वो देखेंगे, हर एक चीज़ नहीं देखेंगे हम लोग। ओके, तो बैलेंस शीट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, प्रोडक्ट, कंपनी का मैनेजमेंट, रेशियोज़ कैसे निकलते हैं, कौन से रेशियोज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमें रेगुलरली देखने चाहिए, इंडस्ट्री का एनालिसिस कैसे करना है, एंड गवर्नमेंट की पॉलिसी, इकोनॉमी या देश का जो जीडीपी होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हर साल जो बजट आता है उसमें बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो अलग अलग सेक्टर्स को जो अलॉटमेंट करते हैं, उसका किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे क्या असर पड़ सकता है, वो सब चीज़ें हम बेसिकली एंड में देखेंगे। बस स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से देखेंगे। कैश फ्लो के बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें देखेंगे। वहाँ तक सब लोगों को बेसिकली बेसिक नॉलेज होगा कि ये सब क्या होता है, बट फिर भी हम लोग आगे आने वाले समय में एक छोटे से छोटे चीज़ से देखेंगे, ताकि जो न्यू कमर्स है उनको समझ में आए वो सब चीज़ें। तो आज बेसिकली होने क्या वाला है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट क्या होता है, एक शॉर्ट में, कि हर कंपनी को हर साल के एंड में ना अपना डेटा दिखाना पड़ता है कि इस साल कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट कमाया, उसे हम एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। तो उस एनुअल रिपोर्ट में आपको ये सब डेटा मिल जाता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो वगैरह जो भी है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, रेशियोज़ भी कंपनी डालती है आजकल, और इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होता है, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में एक दो चीज़ें लिखी होती है, एक दो नहीं, कुछ कंपनी बहुत कुछ लिखते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है, बट ये सब चीज़ें उस एनुअल रिपोर्ट में मिल जाती है। बट हम लोग कभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाके, जैसे कि मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है, और बहुत सारी वेबसाइट है, तो उन वेबसाइट पे जाके ये सब डेटा देखते हैं। तो ये देखना गलत नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन वेबसाइट्स पे नहीं होती, ये बात सच है। बट वो चीज़ें क्या है वो भी हम आने वाली सीरीज में देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें नहीं, दो चार ही चीज़ें जो हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में मिलती है, और 1-2 साल पहले वो बैलेंस शीट में डालना कंपलसरी किया है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट एंड P&L स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है। देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कि कंपनी का जो पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होता है। जैसे कि अभी समझ लो मार्च 2021 आके गया है, मतलब 2020 से लेकर 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पूरा डेटा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा, पूरे 1 साल का। बट बैलेंस शीट में क्या होता है, जब से कंपनी स्टार्ट हुई तब से लेकर अब तक का डेटा होता है। समझ लो कि कोई कंपनी स्टार्ट हुई है 2010 को, तो अगर उसका बैलेंस शीट आप देखोगे तो 2010 से लेकर 2021 तक का सब डेटा होता है बैलेंस शीट में। तो फॉर एग्जांपल समझ लो किसी कंपनी के पास 1000 करोड़ के एसेट है, ओके, 2019 तक, हाँ, तो 1000 करोड़ के एसेट है। समझ लो 2020 में कंपनी ने और 100 करोड़ के एसेट ले लिए, तो वो अगले साल के जो एनुअल रिपोर्ट है 2020 का, उसमें ऐसा नहीं दिखाएगी कि हमारे पास 100 करोड़ के एसेट है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में होता है, सिर्फ उस साल का दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, अगर 100 करोड़ के एसेट खरीदे तो पिछले 1000 करोड़ के एसेट प्लस ये 100 करोड़ के एसेट हो गया 1100 करोड़ के एसेट। ओके, समझ लो इस साल 2021 में और 200 करोड़ के एसेट खरीद लिए, तो पिछले 1100 करोड़ प्लस ये 200 करोड़, तो 1300 करोड़। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से लेके अब तक हर साल का उसमें डेटा सिर्फ ऐड होते जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सिर्फ पिछले साल का डेटा होता है, 1 साल का, ओके, उसमें ऐड ऑन नहीं होते जाता। इस साल का अगर 1000 करोड़ प्रॉफिट है तो 1000 करोड़ ही दिखेगा, अगले साल 500 करोड़ का प्रॉफिट है तो पिछले प्रॉफिट में ऐड नहीं होगा, अलग से दिखाया जाएगा कि इस साल 500 करोड़ का प्रॉफिट है। तो चलो ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग समझ गए। तो सबसे पहले मैं ना एक बताना चाहूँगा कि है ना, ये सबसे बेसिक है, और ये आप लोग को ऐसा लगता है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखना सही है, स्टैंडअलोन स्टेटमेंट देखना सही नहीं है, बट ऐसा नहीं है,
क्यों नहीं है, या आप सही है या गलत हो या सही हो, ये सब चीज़ें ना आपको अभी ये आगे वीडियो कंटिन्यू देखो, आपको पता चल जाएगा। अभी ये कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन क्या है, जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट होता है या कंपनी का जो भी स्टेटमेंट होता है वो दो फॉर्म में होता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में होता है, एक स्टैंड अलोन फॉर्म में होता है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि समझ लो कि हमारी एक कंपनी है हम सबकी, इसका नाम है फिनलॉग। ओके, मेरा आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये फिनलॉग हमारी कंपनी है जिसका कुछ तो ऐसा कारोबार है फाइनेंस रिलेटेड। तो कंपनी का जो सेल्स है 1000 रुपये का सेल्स है इस साल का, तो उसमें से 100 रुपये कंपनी प्रॉफिट कमाती है। ओके, 1000 रुपये का सामान बेचा है पिछले साल में और उसमें से 100 रुपये प्रॉफिट है। ओके, तो समझ लो कि कंपनी के पास थोड़ा बहुत पैसा आ गया, तो कंपनी को लगा यार थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं किसी और कंपनी में। तो ए नाम की कंपनी के 15% शेयर्स हमारे फिनलॉग कंपनी ने खरीद ली। ओके, और उसके बाद समझ लो कंपनी के पास और पैसा आ गया हमारे, तो बी नाम की कंपनी हम लोग को अच्छा लगा, ये समझ लो कि गाड़ियाँ बनाती है, हमें लगा चलो ये अच्छी कंपनी है तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके भी 40% शेयर्स हम लोग ने खरीद लिए, 40% ओनरशिप खरीद ली। उसके बाद वापस हमारे पास और पैसा आ गया, तो हम लोग ने हमारी कंपनी ने फिनलॉग ने सी नाम की कंपनी में 60% शेयर्स खरीद लिए, 60% ओनरशिप खरीद ली। तो अभी क्या होता है कि अभी हमारी फिनलॉग कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो हमें स्टेटमेंट तो देने, तो 2 स्टेटमेंट आते हैं एक ही वक्त। पहला आता है स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में क्या होता है, जो को हमारा जो फिनलॉग नाम की कंपनी है तो उसका स्टेटमेंट होता है। तो हमारे फिनलॉग का सेल्स कितना है 1000 रुपये। हाँ, तो यहाँ देख सकते हैं आप स्टैंड अलोन सेल्स, जो कि फिनलॉग के सेल्स है वो है 1000, एंड स्टैंड अलोन प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कितना था फिनलॉग का 100 रुपये, तो वो स्टैंड अलोन प्रॉफिट कितना है 100 रुपये। ओके, तो इसे कहते हैं स्टैंड अलोन स्टेटमेंट, जो कि हमारी जो कंपनी होती है मेन कंपनी, सिर्फ उसका डेटा उसमें होता है। और जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट होता है तो उसमें क्या होता है कि ये फिनलॉग जो हमारी होल्डिंग कंपनी प्लस उसके बाद हम लोग ने जो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जो हमारी सब्सिडरीज है, जॉइंट वेंचर्स है या एसोसिएट्स है, उन सब कंपनी का डेटा मिला के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। बट इसमें एक चीज़ लोगों को पता नहीं है कि देखो, अगर आपकी मतलब फिनलॉग की या मतलब किसी भी कंपनी की दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा होल्डिंग हो, मतलब 50.1 या 51, 52 से लेकर 100 तक, तो उसे हम उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। मतलब ये जो सी कंपनी है इसमें फिनलॉग की 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो ये सी कंपनी फिनलॉग की सब्सिडरी होगा। ओके, तो उसी तरह ये जो बी कंपनी है इसमें होल्डिंग 50% से कम है, तो हम इसे एसोसिएट कंपनी कहेंगे। ये बी कंपनी फिनलॉग की एसोसिएट कंपनी। उसी तरह एक जॉइंट वेंचर भी होता है, जैसे कि दोनों कंपनी साथ में मिलकर काम करती है, तो वो भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। वो भी ए कंपनी जो है जिसमें सिर्फ 15% होल्डिंग है, तो जो एसोसिएट कंपनी होती है उसमें होल्डिंग बेसिकली क्या होता है 20% से 50% तक जो होल्डिंग होती है उसे हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। बट जिस कंपनी में 20% से कम होल्डिंग हो उसे ऐसा कुछ नाम नहीं है पर्टिकुलर, बट उसे एज इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमें इस पूरे फिनलॉग का ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। ऐसा अभी अज्यूम कर लो कि ये जो 4 कंपनीज है, हर कंपनी का साल का सेल्स है 1000 रुपीज़ एंड प्रॉफिट है 100 रुपीज़। हाँ, ऐसा समझ लो कि सभी कंपनीज का सेम है, तो हमें कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाए। तो हमें अभी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट निकालना है, तो इसमें अगर इसके सेल्स निकालने हैं तो सबसे पहले फिनलॉग के सेल्स कितने 1000 रुपीज़, तो हमने यहाँ पे ले लिया देखो 1000 रुपीज़। ओके, सॉरी ज़रा 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ ले लिया हम लोगों ने 1000 रुपीज़। तो अभी हम आते ए पे। ओके, ए कंपनी, क्योंकि फिनलॉग का उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो इसका कितना हम लेंगे, क्योंकि इसका भी 1000 रुपीज़ से ले, इसका हम कुछ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा रूल है कि अगर आपकी होल्डिंग 20% या उससे ज़्यादा हो किसी कंपनी में, तो ही आपको उसे स्टेटमेंट में मतलब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दिखाना है, नहीं तो आपको नहीं दिखाना है। अगर 20% से कम हो तो उसे एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करना है, उसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाते। तो अभी हम लोग आते हैं बी कंपनी पे, क्योंकि इसमें 20% से ज़्यादा होल्डिंग। तो इस कंपनी का सेल्स कितना है बी कंपनी का 1000 रुपीज़, बट फिनलॉग की उसमें होल्डिंग कितनी है 40%, तो 1000 का 40% कितना आता है 400। तो हम लोगों ने उस पहले वाले 1000 में 400 ऐड कर दिया यहाँ।
ओके। उसके बाद सी में आते हैं, सी का सेल्स कितना है 1000 रुपीज़, तो फिनलॉक की होल्डिंग क्या है उसमें 60%, तो 1000 का 60% कितना होता है 600, तो उसमें ऐड कर दिया सेल्स में 600, तो इनका टोटल होता है 2000। तो फिनलॉक का कंसोलिडेटेड सेल्स है 2000 एंड यहाँ अगर सिर्फ फिनलॉक का देखे स्टैंड अलोन तो 1000। उसी तरह प्रॉफिट निकलता है, फिनलॉक का प्रॉफिट है 100, बी कंपनी का प्रॉफिट है 100 जिसमें से 40% होल्डिंग फिनलॉक की इसलिए यहाँ 40 लिखा है, एंड सी कंपनी का 100 है जिसमें से 60% फिनलॉक का है तो यहाँ पे 60 लिखा है, तो इसका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़। ओके, तो इस तरह कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट निकलता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि अभी सब लोग सिर्फ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखते हैं, स्टैंड अलोन कोई नहीं देखता। बट क्यों हमें स्टैंड अलोन भी देखना है? क्योंकि अगर बी कंपनी ने 100 रुपये का प्रॉफिट किया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि 40 रुपीज़ अभी फिनलॉक को मिलेंगे। फिनलॉक को क्यों मिलेंगे भाई? फिनलॉक एक इन्वेस्टर है। ओके, तो इसमें होता कैसे है कि जैसे कि फिनलॉक की एक बॉडी होती है, बॉडी मतलब क्या, मैनेजमेंट। तो फिनलॉक ने अगर प्रॉफिट कमाया है तो वो री इन्वेस्ट बिजनेस में होगा उसी कंपनी के, तो वो कहाँ कैसे री इन्वेस्ट होगा, किस चीज़ के लिए होगा, वो फिनलॉक का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। वैसे ही बी कंपनी का भी कोई मैनेजमेंट होगा ना, तो वो लोग उनका जो 100 रुपीज़ प्रॉफिट है कैसे यूज़ करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। ओके, फिनलॉक तो बस एक इन्वेस्टर है, उसमें फिनलॉक 40% होल्ड करती है, इसका मतलब फिनलॉक भी मैनेजमेंट में आता है। बट ऐसा नहीं है कि यार 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो वो फिनलॉक लेके जाएगा उसमें से 40%, नहीं, वो 100 रुपये बी कंपनी अपने कंपनी के एक्सपांशन के लिए यूज़ कर सकती है या बिजनेस के ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकती है। वो सिर्फ दिखाने के लिए फिनलॉक के स्टेटमेंट में आ गया, बट वो पैसा फिनलॉक को नहीं मिलता। ये सब्सिडीज़ का पैसा वगैरह ये होल्डिंग कंपनी को कभी नहीं मिलता। वो कब मिलता है? अगर इन केस अगर डिविडेंड, समझो बी कंपनी ने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट किया है इस साल, तो बी कंपनी के मैनेजमेंट में ऐसा तय हो गया कि उसमें से 100 में से 50 रुपये हम लोग डिविडेंड के रूप में सभी शेयर होल्डर्स को बार्ट में देंगे। तो वो 50 रुपये का 40% कितना होता है 20 रुपीज़, राइट? तो 20 रुपीज़ जाएंगे फिनलॉक, तो फिनलॉक का इनकम हो गया अगर डिविडेंड मिला है तो। बट वो एज अ स्टेटमेंट में नहीं है, वो एज अ डिविडेंड इनकम है। ओके, तो लोग सिर्फ ये देखते, तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि स्टैंड अलोन भी देखना है। ऐसा समझ लो हम लोग ने किस में इन्वेस्ट किया है, फिनलॉक में। ओके, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हर साल अच्छा आ रहा है, क्योंकि उनके समझ लो फिनलॉक का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ना, हर साल बहुत अच्छा आ रहा है। पिछले साल 1000 रुपये का सेल किया, 2000 का सेल किया ये बार, अगले साल समझ लो 2500 का, उसके अगले साल 3000 का। बट ऐसा भी हो सकता है ना कि वो सेल्स इसके वजह से बढ़ रहा है, बी एंड सी कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे टोटल सेल्स बढ़ रहा है, फिनलॉक का बढ़ ही नहीं रहा, तो फ़ायदा क्या? बट अगर फिनलॉक का भी सेल बढ़ रहा है और उसके सब्सिडरीज या एसोसिएट कंपनीज का भी बढ़ रहा है तो एक अच्छी बात है। ओके, बट सिर्फ फिनलॉक का बढ़ रहा है, उसके सब्सिडरीज का नहीं बढ़ रहा है, या सिर्फ सब्सिडरीज का सेल्स बढ़ रहा है, वो फिनलॉक का नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें फ़ायदा क्या? एज ए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हमें सेल्स बढ़ता ही दिखेगा थोड़ा बहुत तो, बट क्या है कि हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअल में किसका सेल्स बढ़ रहा है। तो उसके लिए पहले स्टैंड अलोन स्टेटमेंट देखो। अगर होल्डिंग कंपनी का भी सेल्स बढ़ रहा है इसका मतलब कंपनी कुछ तो कर, नहीं तो कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि है ना, होल्डिंग कंपनी दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, बट होल्डिंग कंपनी का बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है, बट उनके सब्सिडीज का बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं, बट मेरे ख्याल से, या कोई भी एक आप एग्जाम्पल ले लो कि होल्डिंग कंपनी के साथ उनके सब्सिडरी दोनों का सेल्स प्रॉफिट जो भी है उनका स्टेटमेंट में हर साल थोड़ा ना थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ हर साल 20-25% ऐसा सेल्स या प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए। तो इसके लिए स्टैंड अलोन भी देखो, क्योंकि उसके होल्डिंग कंपनी में क्या चल रहा है वो भी पता चलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि या होल्डिंग कंपनी का तो बराबर चल रहा है बट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में इतना अच्छा ग्रोथ दिख नहीं रहा है, स्टैंड अलोन तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, फिनलॉक का ग्रोथ तो 20% से हुआ है, बट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में ग्रोथ सिर्फ 10% से दिख रहा है। तो आप जाके उनके सब्सिडरीज के स्टेटमेंट चेक कर सकते हो उनके एनुअल रिपोर्ट में, तो कौन सी सब्सिडरीज में गड़बड़ है, वो गड़बड़ टेम्पररी है या परमानेंट है। अगर परमानेंट है तो कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, फिनलॉक को उसके शेयर्स बेचने चाहिए और किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर टेम्पररी है तो अगले साल अच्छा स्टेटमेंट आने ही वाला है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती, तो ये सब
बेसिकली हो गया बेसिक नॉलेज। तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था, बाकी कुछ नहीं। तो आने वाले समय में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे और कल से हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना।